की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। 2011, 12, 13 तमाम सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में भी और हिंदी उर्दू में छपने वाले तमाम अखबारों में भी जो सबसे प्रमुखता से जिसे दिखाया जाता था वो था बर्मा में वो सरकारी नरसंहार जिसकी जद में वहां की एक आबादी जिसे रोहिंग्याई कहते हैं उस पर जो अत्याचार हो रहा था और उसका जो दृश्य, उसका जो मंजर दिखाया जा रहा था वो वाकई देखने के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरी दुनिया में चेमगोइयां हुईं, आवाजें उठी, लेकिन वैसी नहीं उठी जैसी उठनी चाहिए थी। एक तो इंसानियत का कत्लेआम, ऊपर से एक मजहब, खास मजहब को टारगेट करना। दोनों बातों को अगर देखें तो ना तो इंसानियत के नाम पर आलमी इदारे यानी कि यूएनओ ने कभी इतने रोबीले अंदाज में या दबाव वाले अंदाज में कभी इस पर गुफ्तगू नहीं की। हाँ, बर्मा सरकार की निंदा जरूर कर दी। दूसरे मुस्लिम ममालिक ने एहतजाज और एतराज तो किया, लेकिन जिस तरह का एहतजाज करना चाहिए था और जिस तरह से एतराज करना चाहिए था नहीं किया। भारत में भी तकरीबन 20 से 40 हजार के बीच, ये परफेक्ट आंकड़ा नहीं है हमारे पास, लेकिन 40 हजार से जायद नहीं है, 20 हजार से कम भी नहीं है, तकरीबन रोहिंग्याई भारत में भी शरण ले चुके थे। लेकिन जब वो आए थे शरण लेने तो उस वक्त के जो हालात थे, कई चुनौतियों का जो उनको सामना था, उसमें मुल्क के तमाम वो लोग खुसूसन मिली तंजीमों के सरबराह पेश रहे। उन्होंने उनकी मदद की और उन्हें रिफ्यूजी कार्ड दिलाने, जगह दिलाने, कहाँ पर उनके कैंप बनाए जाएंगे, इन सब कामों में बड़ी दिलचस्पी दिखाई। उसमें जमीयत उलमा का भी नाम सर फहरिस्त है, ज़कात फाउंडेशन का नाम भी सर फहरिस्त है और भी दीगर तंजीमें रहीं जिन्होंने तमाम तर कोशिशें की कि इन मुहाजिरों को, इन रिफ्यूजियों को, इन परेशान बचे हुए लोगों को, लाचार लोगों को कहीं ना कहीं जीने का एक सहारा दिया जाए। काबिल तारीफ कदम था, लेकिन वो 2011, 12 और 13 था, ये 2020 है। धीरे 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 वही बीमारी मुसलमानों की पुरानी भूल जाने की बीमारी। न तो आलमी सतह पर कोई बातें अब उठ रही हैं रोहिंग्या के ताल्लुक से, न बर्मा सरकार पर डिप्लोमेटिक दबाव या पॉलिटिकल दबाव और न इकोनॉमिकल दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और न इनके घर वापसी का कोई इंतजाम किया जा रहा है। अगर मुल्क की सरकार, मैं अपने मुल्क की अगर बात कर लूं, भारत की, बहुत शोर यहां CANRC का रहा, आपने देखा सुना, आप शामिल हुए उस शोर में, आप भी शरीक रहे। लेकिन अगर सरकार की नीयत खराब हुई, सरकार की पॉलिसी में यह आ गया कि हमें इन रोहिंग्याओं को नहीं रखना है, तो इसका विकल्प क्या होगा? क्यों मिल्ली तंजीमों ने फिर इनके बारे में सोचना बंद कर दिया? इसी बात को लेकर मैं आज एक तो उनके दर्दनाक तस्वीर को भी दिखा रहा हूं आपको कि देखें और याद कर लें, चूंकि भूलने की एक बीमारी है, और दूसरे आपसे एक इंटरव्यू भी सुनाऊंगा जिससे पता चल जाएगा कि उन लोग किस तरह से रह रहे हैं और मुस्तकबल का कोई इल्म ही नहीं है कि कल को क्या होगा। तो इस असमंजस में वो पूरे रोहिंग्याई जी रहे हैं। इस असमंजस से निकालने की जिम्मेदारी किसकी है, ये
आप भी बताएंगे। मैं तो समझता हूं कि तमाम मिली तंजीमों को इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए और अपने एजेंडे में इसको भी शामिल करना चाहिए था। आप भी राय दें कि इसका दायमी हल क्या होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे। यूट्यूब चैनल देश की सच्चाई को सब्सक्राइब करेंगे और इस मैसेज को दूर तक पहुंचाने में मदद करेंगे, शेयर करेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। अच्छा, आप लोग कब से यहाँ हैं? हम लोग 2012 से यहाँ पर रह रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ रहने के लिए सरकार की तरफ से क्या सहूलत मिली है? सरकार की यूएनएचसीआर की तरफ से हमें रिफ्यूजी कार्ड दिया है और सरकार से हेफार ऑफिस से जो है 2015 से 18 तक लॉन्ग टाइम वीज़ा भी मिला था हमें 4 साल तक, और 2018 के बाद लॉन्ग टाइम वीज़ा रिप्लाई नहीं हुआ उसका, वो वहाँ तक ही रह गए। लेकिन रिफ्यूजी कार्ड हमारे पास है। कितने दिन की वैलिडिटी है रिफ्यूजी कार्ड की? रिफ्यूजी कार्ड की 2012 में 2016 तक के लिए दिया गया था, 2016 से 18 के लिए दिया, 18 से 20 के लिए दिया, अब 20 में 2022 के लिए दे रहे हैं। आप लोगों के बर्मा एम्बेसी से आप लोग की बातचीत होती है? नहीं, ये ऊपर जो हमारे लीडर वगैरह होगा, बड़े लोग के होते होंगे, हमारे तो नहीं होता है। आप लोग को पता नहीं है? हमें पता नहीं है। अच्छा, क्या भारत सरकार की तरफ से कुछ लोग आते भी हैं बीच बीच में जांच पड़ताल करने? आते हैं, सीआईडी से लोग आते हैं, हेफार ऑफिस से आता है, अच्छा, सीआईडी से आता है, पुलिस से आता है, क्राइम ब्रांच से आता है, लोग आते हैं सरकार से। काउंटिंग वगैरह भी आप लोग की करते हैं? हाँ हाँ, वो काउंटिंग करते हैं और लीस्ट वगैरह देखते हैं। बंगाली है तो नहीं यहाँ पे, वो देखते हैं रिफ्यूजी कार्ड सबके पास है कि नहीं, वो चेक करते हैं। आराम से रहो, झगड़ा मत करो, शांति से रहो, इस तरह बोलते हैं वो। ऐसा कोई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, शुरू में जब आप लोग आए थे तो बहुत सारी मुस्लिम तंजीम जो है मदद के लिए भी आई थी, लेकिन क्या अब आती है तंजीमें? देखिए 2011 में हमारे यहाँ पे एंट्री हुआ तो हम वहाँ पे जंतर मंतर पे? नहीं, जंतर मंतर नहीं, वहाँ पे यूएनएचसीआर के हेड ऑफिस है बसंत विहार में। अच्छा, क्योंकि हम सरकार से तो नहीं बोल सकते, हम यूएनएचसीआर रिफ्यूजी है तो हमें यूएनएचसीआर की सहारा ही लेना चाहिए। तो हम वहाँ पे रहे, हमें रिफ्यूजी कार्ड नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। इसी वजह से हमें यहाँ पे एक्सेलेंसी कार्ड दिया। तो लोग, इंडियन लोग हमें समझते हैं बंगाली है, असामी है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, तो गरीब लोग हैं, ये आसपास ये रूट पार्ट पे रहते हैं। लेकिन हम तो रिफ्यूजी है, हम तो यहाँ के नहीं है। तो हमने उनको डिमांड किया यूएनएचसीआर से हमें रिफ्यूजी कार्ड दिया जाए, क्योंकि हमें काम मिले और रहने की जगह मिले, घर मिले, तो रिफ्यूजी कार्ड से सब कुछ मिलेगा। तो इसी वजह से हमने वहाँ धरना दिया 28 दिन तक। फिर वहाँ पे सरकार के लोग आ गए, हमें वहाँ से बिकार दिया। हम तकरीबन 2011 में 4000 के आसपास लोग थे। अच्छा, तो वहाँ से हम लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो पूरी दुनिया को पता चला, जैसे आप बता रहे हो, तंजीमों को भी पता लगा ये रोहिंग्या है, बाहर देश से ही आया है। तो काफ़ी लोगों ने हमारे सपोर्ट भी किया। उसके बाद लोगों को वहाँ से सरकार ने, वहाँ के लोगों को भी हेफार ऑफिस के सामने वहाँ पे लोगों को भी दिक्कत हो रहा था। तो इसी वजह से सरकार ने हमें वहाँ से बिकार दिया। जो जहाँ से था, जम्मू से आया, कुछ लोग हैदराबाद से आया, मेवात से आया, दिल्ली का भी थे, फरीदाबाद, हर जगह से थे, सबको वहाँ से निकाल दिया। तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट ज़कात फाउंडेशन से था, एक एनजीओ से था। तो हमने उनसे बात किया, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई सहारा नहीं है। तो उन्होंने बोला हमारे पास 50 घर रहने की जगह है। तो इस तरह बोल के हमें कंचन कुछ यहाँ पे 2012 में हमें जगह दिया गया। तो हम 2012 से ही वहाँ रह रहे थे। 2018 में वहाँ पे आग लग गए, इसी वजह से हम ये थोड़ी सी आगे है तो हम यहीं पे रह रहे हैं। अब ये सरकारी जगह है, यूपी गवर्नमेंट की जगह है। 2018 से हम यहीं पे रह रहे हैं। नहीं, मतलब मेरा ये सवाल था, वो तो शुरू का हम लोग को पता था, हम लोगों ने देखा भी, हम लोगों ने भी हिस्सा लिया। मेरा ये कहना है कि अब कोई भी ऐसी मुस्लिम तंजीम या एनजीओ दूसरे और भी, या इंटरनेशनल तंजीम हेल्प के लिए एजुकेशन में, हेल्थ में या और किसी चीज़ में यहाँ आती है या नहीं आती? शुरुआत में ज़्यादा थे, 2012, 13, 14, 15 तक तो बहुत ज़्यादा थे। काफ़ी सपोर्ट हमारे किया है, अभी भी करते हैं। लेकिन हम अब काम कर सकते हैं,
जैसे कि हमारे पास कार्ड है, हिंदी जानते हैं सारे लोग, तो इतना सपोर्ट उनको ये समझ ऐसा बच्चों के पढ़ने का कोई इंतज़ाम है यहाँ? बच्चों का स्कूल में पढ़ते हैं, अभी तो लॉकडाउन है इसी वजह से वो बीमारी। लॉकडाउन से पहले बच्चे स्कूल जाते थे, सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल ये विद्या मंदिर स्कूल है एक, अच्छा। और एक गॉड गेज स्कूल है। विद्या मंदिर स्कूल प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट स्कूल है, वो भी पास में ही है। एक गॉड गेज स्कूल है, दोनों में हमारे बच्चे जाते हैं सारे। तो प्राइवेट में कैसे पढ़ा लेते थे, पैसे वगैरह? तो फीस वगैरह ज़कात फाउंडेशन देते हैं, तो यूनिफॉर्म हो गया, महीने का फ़ीस हो गया, तो ये चीज़ जो है हम खुद देते हैं। ज़कात फाउंडेशन क्या क्या देती है? ज़कात फाउंडेशन एडमिशन जो करवाते हैं, फीस में जो चाहिए वो ज़कात फाउंडेशन ही देते हैं। अच्छा, अभी क्या पोजीशन है, क्या लगता है आप लोगों को, जाने के लिए कोई रास्ता हमवार हो रहा है क्या? कोई इंटरनेशनल दबाव, कुछ आप लोग न्यूज़ वगैरह सुनते हैं क्या? प्रेशर तो है, आईसीसी में भी मामला चल रहा है, आईसीजे में, और हम भी यहाँ पे रहने के लिए नहीं आए, हम भी यहाँ पे ईमान और जान बचाने की खातिर आना पड़ा। हमारी भी यही उम्मीद है, हम बर्मा शांति होंगे तो हम बर्मा ही चले जाएंगे। अच्छा, जब बर्मा में आप लोग थे तो क्या हालात थे वहाँ के? बर्मा में जब हमारे दादा परदादा कहा करते थे, यहाँ पे पूरे राइट थे सबका, जीने का, काम करने का, पढ़ने का, सब राइट थे। लेकिन जब हमारे टाइम आया तो हमें वोट राइट नहीं था हमारे पास। जो हमने देखा, पढ़ने की 10 तक ही पढ़ सकते हैं प्राइवेट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। कॉलेज तक के लिए वहाँ पे शहर में जाना पड़ते थे, तो हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाने की परमिशन नहीं थे, तो ज़मीन खरीदने की परमिशन नहीं थे, बिज़नेस नहीं कर सकते थे। बहुत सारे पाबंदी लगे हुए हैं, और सरकारी नौकरी भी तो बिल्कुल नहीं लेते थे। तो इसीलिए लोग पढ़ने के लिए मन नहीं करते हैं, जो पैसे वाले हैं या कारोबार संभालने के लिए पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाते में ज़्यादातर लोग किसान हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं। तो किसान और मज़दूर दोनों दो चीज़ है। किसान उसको कहते हैं जिसकी अपनी ज़मीन हो, तो क्या आप लोगों की वहाँ अपनी ज़मीन थी? हाँ, ज़मीन थी, लेकिन उसमें भी टैक्स सरकार को देना पड़ता था। टैक्स देने के बाद भी लोग करते थे, सारे उनकी डिमांड पूरी करके अपनी ज़मीन में भी। कितनी आबादी थी आपके नॉलेज में, आपके इलाके में? पूरी अरकान में लगभग 1 करोड़ के आसपास आबादी थी। 2000 हम जब आए थे, 2000 मुसलमानों की 1 करोड़ के आसपास आबादी थी, लेकिन निकल गया। अब तो 4-5 लाख ही बचे होंगे। इतने लोग कहाँ चले गए? कुछ लोग मार दिए, कुछ लोग जेल में डाल दिए, कुछ लोग हर देश में निकल गए। ऐसा नहीं है, इंडिया में तो 20,000 के आसपास लोग हैं, बांग्लादेश में 15-20 लाख लोग हैं, और सऊदी अरब में है, हर देश में लोग गया हुआ है। मतलब 1 करोड़ की आबादी पूरी तरह से वहाँ से पलायन कर गई। अब है 5-6 लाख तो अभी भी है वहाँ पे। वो किस हाल में है? कोई आप लोगों से किसी का संपर्क है? होते हैं, संपर्क होते हैं, लेकिन मार काट तो नहीं है। लेकिन वहाँ पे अभी पहले तो प्लान था सरकार की, बुद्धिस्ट और मुसलमानों के बीच में लड़ाई करके, वो सरकार वो अलग है, वो लोग उनकी मतलब नाम मजहब का था, लेकिन प्लान सरकार का था। लेकिन अभी जिस लोगों से हमारे झगड़ा थे, उन लोगों ने डिमांड ये करने लगे, ये अरकान स्टेट जो है, रकान स्टेट, वो हमारी है, ये बर्मा का नहीं है। तो उन लोगों से और बर्मा अभी देश के लोगों से ही वो झगड़ा चल रहा है। नहीं, एक बात, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि पहले मुसलमानों से जो लोग लड़ रहे थे और सरकार जिसका साथ दे रही थी, वही लोग अब सरकार के ख़िलाफ़ हैं कि अरकान स्टेट हमको चाहिए। अब सरकार उनके खिलाफ हो गई। उनके खिलाफ, उनको जो हमारे ऊपर टॉर्चर चला था, हमारे माँ बहनों को वो इज्जत लूटी और मार दिया गया, जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे हमारे ऊपर टॉर्चर किया गया। ये टॉर्चर अभी हमारे साथ नहीं हो रहा है। वहाँ पे 4-5 जो आप पूछ रहे थे, वो वहाँ पे जो लोग हमारे हैं, अब उनके साथ हो रहा है। हमारे लोगों का क्या पोजीशन है वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग हमारे खिलाफ थे, उन लोगों को सरकार मार रहा है हमारी जैसा ही। उन लोग बौद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट में 2 तरह का है। एक तो हमारे साथ जो रहते थे वो मॉक बोलते हैं, वो बर्मा है, तो दो किस्म के हो गए वहाँ पे। एक माने शुद्ध बर्मी, हाँ, बाहर के लोग, वो भी वहाँ मतलब की उनका मान्यता है कि पहाड़ी जैसे लोग होते हैं ना, कुछ लोग नस्ल बाहर की। हाँ, तो इस तरह लोग हैं। तो ये लोग अब डिमांड करने लगे, यहाँ पे मुसलमान तो हट गए, अब आप लोगों का भी नहीं चलेगा, ये हमारे स्टेट है।
तो ये लोग डिमांड जब करने लगे, सरकार आप उनको मारने लगे। अभी बर्मा सरकार आप उनको मार रहे। लेकिन ये खबर कहीं न्यूज़ में नहीं आ रही। वहाँ पे अरकान में न्यूज़ है ही नहीं, मीडिया की कोई अलाउ नहीं, अभी भी नहीं है। मीडिया नहीं जा सकती वहाँ। शुरू से नहीं है, अभी भी बाहर की प्रेशर भी पड़ता है तब भी जाने नहीं देते। वहाँ पे मीडिया की कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ की नेट के माध्यम से कुछ आते हैं, लेकिन मीडिया नहीं है, मीडिया की परमिशन नहीं है। अच्छा, आप लोगों के कुछ लोग बांग्लादेश में हैं, आपके कांटेक्ट वगैरह होते हैं? हाँ होते हैं, बांग्लादेश में भी है हमारा। क्या पोजीशन है उनकी? गरीब देश है वो, इस देश में पहले से आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे पढ़ने की राइट नहीं है और काम भी नहीं मिलते हैं और मेडिकल की भी इतना बेहतर नहीं है, रहने की जगह भी छोटा है, पानी वानी भी बाढ़ भी आता है। जिस जगह में हमारे लोग रहते हैं वहाँ बाढ़ आ जाते हैं, तो तकलीफ़ में है वो लोग असल में, लेकिन जान और ईमान का हिफाजत है। तकलीफ़ में तो आप लोग भी हैं। दो तरह की तकलीफ़ है, एक तो पलायन होना अपने आप में, लेकिन एक चीज़ बताइएगा ज़रा खुले दिल से कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो लोग गए हैं और जो भारत में आए हैं, अगर आपस में बात होती है तो सबसे सुकून में कौन है? देखिए ऐसा है, जो लोग एशिया कंट्री में जो लोग हैं, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडिया, इसमें तो जहाँ तक हमारी बात होती है तो हम बेहतर कंडीशन में है, क्योंकि हम यहाँ पे आज़ादी से रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेडिकल की सुविधा भी मिलता है। तो हम यही कहेंगे, एशिया में तो हम बेहतर कंडीशन में हैं। बहुत बेहतरीन बात ये रही। ये एक पैगाम जो है वो जाना चाहिए था। जो सच्चाई है, सदाकत है, उसको बोलना भी चाहिए और हम लोगों को सच हमेशा बोलना चाहिए। और यही हम लोग जानना चाहते थे कि इस मुल्क में जो लोग हैं, चाहे उनकी तादाद 20-25 हज़ार है, लेकिन उन्हें सुकून है या नहीं है। आपने ये बताया, बड़ी खुशी हुई।